तो अब अपना है लेखांकन का कार्य। अगला टॉपिक क्या है, लेखांकन के क्या क्या फंक्शन है। लेखांकन के मुख्य कार्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है रचनात्मक कार्य यानी कि कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। व्यवसाय में लेखांकन प्रणाली की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है, लेखाकार होता है, जो व्यवसाय का आकार, प्रकार, प्रकृति के आदि के अनुसार उनके प्रारूप का चयन करता है। विभिन्न प्रकार के परिणामों का डिजाइन, पुस्तकों की संख्या आदि का निर्धारण करता है और इन कार्यों में लेखांकन संबंधी सूचनाओं को उचित रूप में प्रकट करना, असत्यों, छल कपट पर नियंत्रण करना आदि शामिल होता है। तो लेखांकन का कार्य क्या है, एक तरीके से रचनात्मक कार्य। जितना बिजनेस बड़ा होगा उसी अनुसार उसकी बुक्स की संख्या बढ़ जाएगी, उनका जो वाउचर है, उनके जो सेल के वाउचर हैं, वाउचर मतलब सेल के बिल हैं, खरीद के बिल हैं, उनकी डिजाइन, उनमें क्या क्या डिटेल देनी है, वो सारी किसके अनुसार होगा, उसके बिजनेस के आकार के अनुसार होगा। तो इन कार्य में लेखांकन संबंधी सूचनाओं को उचित रूप से प्रकट करना, अशुद्धि और छल कपट को नियंत्रण करना, वो सारी चीजें क्या है इसमें शामिल है। तो इस प्रकार क्या है, एक लेखांकन क्या है, एक रचनात्मक कार्य है। मतलब जैसा जैसे बिजनेस होगा उसी अनुसार उसमें उसके प्रोसेस होगी, बुक्स रखेंगे, सारा सब होगा, डिसीजन उसी अनुसार लिए जाएंगे। तीसरा है संलेखनात्मक कार्य। संलेखात्मक कार्य यानी कि रिकॉर्डेटिव कार्य, मतलब सारी चीजों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेखांकन के इस कार्य में सौदों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रारंभिक बहियों में दर्ज किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। उनकी दर्ज करना, उनकी खतौनी करना और अशुद्धियों की जांच के लिए तलपट तैयार करना इस कार्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। लेखांकन का अधिकांश कार्य इसी प्रकृति का होता है, जिसे पुस्तपालन भी कहते हैं, यानी कि बुक कीपिंग भी कहते हैं। बुक कीपिंग कहां तक शुरू होता है, आप कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी जनरल में एंट्री करें, जनरल में एंट्री करने के बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग करें, पोस्टिंग करने के बाद उनके बैलेंसों को कहां लेके गए, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में लेके गए। यहां तक का जो भी काम होता है वो किस में आता है, पुस्तपालन में आता है। पुस्तपालन का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग का काम होता है। तो ये एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं कि पुस्तपालन में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो तलपट बनाने तक के जो भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, पुस्तपालन के कार्य होते हैं। ये एक तरीके से का लिपिकीय कार्य यानी कि क्लियरिकल वर्क है। क्लियरिकल वर्क है एक तरीके से, बाबू जो लोग करते हैं ना काम, खातों में लिखना करना, खाता भी करना, ये एक तरीके से क्लियरिकल वर्क है। यहां तक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तक, उसके बाद मेन रोल आता है असली अकाउंटेंट का। तीसरा कार्य व्याख्यात्मक कार्य यानी कि इंटरप्रेटिव फंक्शन, इंटरप्रेट करना, किसी की व्याख्या करना, वो भी क्या है, अगला कार्य है। इस कार्य में सारांशित लेखों के अंतिम खाते यानी कि जिसे कहते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें वित्तीय विवरण भी कहते हैं, तैयार करना और उनका उचित निर्वचन करना, मतलब उनका कि क्या कह रहा है फाइनल अकाउंट्स, क्या कह रहे हैं, लाभ प्रकट कर रहे हैं, हानि प्रकट कर रहे हैं, किसी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है वो प्रकट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो अगला कार्य क्या हो गया, व्याख्यात्मक कार्य हो गया। स्वामियों, प्रबंधकों और तृतीय पक्षकारों के दृष्टिकोण से लेखांकन का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो कंपनी के मालिक होते हैं, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी का मतलब जिससे आप माल खरीदते हो या किसी से उधार लेते हो या कोई भी आपकी जनता है, कोई कस्टमर है, वो थर्ड पार्टी की दृष्टिकोण से ये जो फाइनल अकाउंट्स है ना, वो बहुत काम की चीजें होती है। इसी को देख के वो आपकी औकात का पता लगाते हैं, बिजनेस की औकात का पता लगाते हैं कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। हर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो अपने सामने क्या होगी, उसकी इज्जत होगी, उसकी वैल्यू होगी। और कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि लॉस में है, जैसे अनिल अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी का भाई है, अनिल अंबानी की कंपनी, और रिलायंस है, वो हमेशा लॉस में रहती है, तो उसकी वैल्यू क्या है, अपने सामने डाउन है। तो वो सारी चीजें किससे पता लगेगी, अपन को फाइनल अकाउंट से पता लगेगी। तो थर्ड पार्टी और स्वामी और प्रबंधकों के लिए ये जो फाइनल अकाउंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्यवसाय का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण यानी कि ट्रेंड एनालिसिस, कि कैसा ट्रेंड चल रहा है कंपनी का, अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशियो एनालिसिस,
रेशियो एनालिसिस हो गया, रोकड़ एवं कोष प्रवाह विवरण, केस एंड फंड फ्लो, सुना है नाम कैश फ्लो फंड फ्लो का, कैश फ्लो का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारी चीजें क्या होती है वित्तीय विवरण की व्याख्या करने के काम में आते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला कार्य परीक्षात्मक कार्य यानी कि ऑडिटिव फंक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फाइनल अकाउंट्स आपने बना लिए या कोई भी रिपोर्ट्स आपने बना ली, उसकी रिपोर्ट सही बनाई नहीं बनाई उसकी शुद्धता की जांच कौन करता है, वो करता है सीए करता है। और वो कार्य किसके अंतर्गत आता है, अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत अंतिम खातों और विभिन्न प्रतिवेदनों की शुद्धता, सत्यता और वैधानिकता की जांच करने के संबंधित कार्य आते हैं। छोटे व्यापार गृहों में इसकी जांच करने का कार्य कौन करता है, स्वयं मालिक पूरा कर लेता है। छोटा व्यापार है तो वो जरूरी थोड़ा ना सीए रखेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर, तो वो सारी भाई अकाउंटिंग प्रॉपर करी नहीं करी, सारे फाइनल अकाउंट प्रॉपर बने नहीं बने, वो खुद ही चेक कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो उस केस में क्या होता है, प्रोफेशनल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और वो प्रोफेशनल व्यक्ति कोई बाहरी व्यक्ति होता है, कोई थर्ड पार्टी होती है, उसको अपन हायर करते हैं। जैसे कोई सीए हो गया, सीएस हो गया, इनको अपन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए बुलाते हैं। और वो जो चेक करने वाला होता है उसे कहते हैं अपन अंकेक्षक, अंकेक्षक कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑडिटर। और इसी ऑडिटर से ये वर्ड बना ऑडिटिव फंक्शन, यानी कि चेक करने के कार्य, परीक्षात्मक कार्य, कि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, फाइनल अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट बनाई है, वो सही बनाई कि नहीं बनाई, प्रॉपर नियम के अनुसार आपने एंट्रियां करी कि नहीं करी, उसके अनुसार आपने खाते सही फॉर्मेट में बनाए कि नहीं बनाए, वो कौन चेक करेगा, आपका ऑडिटर चेक करेगा। और ऑडिटर कौन होता है, सीए होता है, नहीं सीए ही होता है। वैसे सीएस का काम ओनली कंपनी के केस में होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होता है, बाकी जो ऑडिट का काम होता है वो सीए का ही होता है। उपरोक्त कार्यों के अलावा व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए लेखांकन संबंधी कई प्रकार की सूचनाएं तैयार कर रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य भी लेखांकन के माध्यम से ही सम्मिलित किया जाता है। अब ये सारी चीजें आप चेक करके एक रिपोर्ट बनाते हो प्रॉपर कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है, तो वो सारे कार्य लेखांकन के कार्यों में ही सम्मिलित किया जाते हैं। तो ये सारे चार कार्य इसके क्या हो गए। पहला कौन सा, रचनात्मक कार्य, जिसमें आप क्या करोगे, बिजनेस है उसकी साइज के अनुसार आप कितनी बुक्स रखनी है, कौन कौन सी बुक्स रखनी है, क्या उनकी संख्या रहने वाली, क्या उनका फॉर्मेट रहने वाला, तो क्या हो गया, रचनात्मक कार्य हो गया। दूसरा क्या कौन सा था, संलेखात्मक, यानी कि रिकॉर्डिंग का काम, जिसे कि बुक कीपिंग भी कहते हैं। तलपट बनाने तक के सारे काम तो इसमें आगे संलेखात्मक कार्य आ गए। फिर उसके बाद कौन सा था, व्याख्यात्मक कार्य। भाई तलपट बना लिया, तलपट बनाने के आप फाइनल अकाउंट्स बना लोगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। वो सारा कार्य क्या था, व्याख्यात्मक, कि आपको कुछ व्याख्या करके बताएंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आपका ऑडिटिव फंक्शन आ गया, यानी कि परीक्षात्मक कार्य। चौथा परीक्षात्मक कार्य में क्या हो गया, जो आपने अकाउंट्स बनाए उनको चेक करने का काम। तो ये चार प्रकार के इसके कार्य क्षेत्र है। ठीक है, तो लेखांकन के चार कार्य ये हो गए। अब है लेखांकन की प्रक्रिया, यानी कि लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से कौन सी कार्यविधि इसमें अपनाई जाती है। किसी भी व्यवसाय में लेखांकन की एक निश्चित कार्यविधि अपनाई जाती है, जिसे एक लेखांकन चक्र कहते हैं, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, और यह लेखांकन प्रक्रिया कहा जाता है। ये लेखांकन चक्र या लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन क्रियाओं का एक पूरा क्रम होता है, एक पूरा गोल सर्कल होता है, जो लेखांकन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक लेखा अवधि में एक निश्चित क्रम को दोहराता है। प्रत्येक लेखा अवधि मतलब एक साल के अंदर पूरे निश्चित क्रम को क्या करता है, पूरा दोहराता है। क्रम क्या होता है, सबसे पहले आपने कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया, मतलब माल खरीदा या बेचा, उसकी आपने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद आपने उसकी जर्नल में एंट्री करी, जर्नल में एंट्री करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करी, लेजर पोस्टिंग के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बना के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद बैलेंस शीट बनी, और बैलेंस शीट बनने के बाद अगला साल फिर से शुरू हो गया, ये काम यहाँ तक कंप्लीट। अगले साल फिर से आपने एंट्री करी, फिर माल खरीदा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, ये एक पूरा ऐसे चक्र होता है। तो ये ऐसा चक्र चलता रहता है।
सामान्यतः ये चक्र एक वित्तीय वर्ष में पूरा होता है कि जो कि एक अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है ज्यादातर केस में। अगर भारतीय लोगों की बात करें तो जो छोटे व्यापारी है वो दिवाली से दिवाली रखते हैं। वैसे नॉर्मली वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या होगा, वित्तीय चक्र होता है। और लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत लेखांकन संबंधी कार्यों को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया है। अब ये जो लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में विभाजित है। सबसे पहला क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या करना है आपको, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करे हैं जैसे खरीदा बेचा है उनको क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेखा जोखा करोगे। लेखांकन व्यवसाय के लेन देन के लिखने की कला है जिसमें एक विशेष विधि के अनुसार लेन देनों का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है और व्यवसायिक लेन देन होते ही उन्हें तुरंत प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक का मतलब क्या हो गया, जिसे कि जनरल कहते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। छोटा व्यापारी यही एक पुस्तक रखता है जबकि बड़ा व्यापारी व्यापार की आवश्यकता अनुसार जनरल को अनेक पुस्तकों जैसे कि केसबुक, जैसे अगर मान लो छोटा व्यापारी है तो एक छोटी सिंपल सी कॉपी रखेगा, एक पोथी रखेगा, उसी में सारा लिख लेगा वो सारा सब। लेकिन अगर आपका व्यवहार बड़ा है, सपोज करो आपके 1000 तो कस्टमर है, तो क्रय की पुस्तक अलग रखेगा, नगद की पुस्तक अलग रखेगा, सारे नगद लेन देनों का लेखा रोकड़ बुक में करेगा, सारी परचेज का बुक का अलग से परचेज बुक में करेगा, सेल्स का सेल्स बुक में करेगा, परचेज सेल्स रिटर्न का परचेज रिटर्न बुक में करेगा, विक्रय वापसी बुक में अलग से करेगा, बिल्स रिचेबल है उसका अलग से रहेगा, पेबल है उसका अलग से करेगा। तो ये प्रमुख जनरल इत्यादि विभाजित करता है, वो अलग अलग पार्ट सबका अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग बुक बना लेता है। और इन सब का विस्तृत वर्णन अपन आगे के अध्याय में अपन देखेंगे कैसे लेजर पोस्टिंग और कैसे सब्सिडरी बुक्स अपन बनाते हैं, सहायक पुस्तकें बनाते हैं। अगला है वर्गीकरण एवं खाता बही में खतौनी। भाई जनरल में आपने एंट्री कर ली, सहायक बही में आपने एंट्री कर ली, अब इनके सबके अकाउंट्स बनाएंगे। परचेज का अलग से अकाउंट बनेगा, सेल्स से अलग अकाउंट बनेगा, केस का अलग से अकाउंट बनेगा, बैंक से अलग अकाउंट बनेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना उस ट्रांजेक्शन के अकाउंट बनेंगे जो जो उस अकाउंट को प्रभावित करेंगे। तो अगला कार्य क्लासिफिकेशन एवं लेजर पोस्टिंग। जनरल या सहायक बहियों में लेन देन का लेखा करने से ही लेखांकन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। इससे यह ज्ञात नहीं हो सकता कि अवधि विशेष में कितना क्रय किया और कितना विक्रय किया, या किस व्यापारी से कितना लेना है और किस व्यापारी को कितना देना है। इसका कारण यह कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में एक प्रकार के मद में संबंधित व्यवहार एक स्थान पर नहीं लिखे जाते, बल्कि वो क्या होते हैं, डे वाइज लिखे जाते हैं। आप ऐसे नहीं कि परचेज के जितने भी परचेज है उनको एक साथ ही लिख दो, फिर सेल को एक साथ लिख लो, ऐसे नहीं होता जनरल में। जनरल में एंट्री डे वाइज होती है। आज के दिन परचेज किया वो भी लिखोगे, आज के दिन सेल किया वो भी लिखोगे, किसी को किराया चुकाया वो भी लिखोगे, किसी को बिजली का बिल चुकाया वो भी लिखोगे। तो वो डे वाइज एंट्री होती है। तो उससे क्या होता है कि आप पता नहीं लगा सकते कि एक महीने के अंदर मैंने टोटल कितना परचेज किया। तो उन चीजों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, उनकी लेजर बनाते हैं, उनके अलग अलग खाते बनाते हैं और परचेज से रिलेटेड सारे किस में चले जाते हैं, परचेज अकाउंट में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक पूरे महीने का क्या निकल के आ जाता है, अपना परचेज का टोटल निकल के आ जाता है। तो अतः प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, आय व्यय से संबंधित व्यवहारों का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति, वस्तु, आय व्यय से संबंधित सम्मत व्यवहारों को छांटकर एक स्थान पर एक शीर्षक के अंतर्गत लिख दिया जाता है, जिसे कि खाता कहा जाता है, यानी कि अकाउंट कहा जाता है। और इस कार्य को वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन तथा एक स्थान पर लिखने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। अलग अलग खाता का वर्गीकरण कर दिया उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, और उन खातों में अलग अलग लिखने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। जिस पुस्तक में लिखते हैं उसे लेजर, और जिस खाते में लिखा जाता है उसे पोस्टिंग, और जो वर्गीकरण करते हैं उसे क्लासिफिकेशन। खाता बही को व्यापार की पुस्तकों से व्यापार के बारे में विभिन्न सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, लेजर एंड पोस्टिंग। इसके बाद अगला काम आता है सारांश बनाना और अंतिम खाते बनाना, थर्ड। अब खाता बही में खतौनी भी कर दिया आपने, पोस्टिंग भी कर दी। अब उनका जो बैलेंस निकालोगे आप महीने के एंड में या साल के एंड में। खाता बही से भी लेखांकन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, अतः लेखा अवधि के अंत में आर्थिक परिणाम कि आपने लाभ कमाया या हानि कमाई,
यह आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए खातों का क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है, शेष। तथा खाता बही की शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से एकाकी व्यापार यानी कि कोई एकाकी व्यापार कौन सा होता है, किसे कहते हैं एकाकी व्यापार, जिसका एक ही व्यापारी मालिक होता है उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। साझेदारी फर्म जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम व्यवसाय चलाते हैं उसे साझेदारी फर्म कहते हैं। में एकाकी व्यापार तथा साझेदारी फर्म में क्या बनाते हैं, अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाया जाता है। लेकिन कंपनी की पुस्तकों में लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है तथा बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, अंतिम खाते भी कहते हैं। व्यापार एवं लाभ हानि खाता अथवा लाभ हानि के विवरण से व्यवसाय के आर्थिक परिणाम तथा चिट्ठे से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। आर्थिक परिणाम का मतलब हो गया कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, आर्थिक स्थिति का मतलब हो गया कि उसके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, किसको कितना देना, कितना लेना। वो सारी चीजें किससे पता लगती है अपन को, लेना देना कितना है, संपत्ति कितनी हो, किससे पता लगती है, तो क्या चीज, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट। वही तो मैं कह रहा हूं भाई, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति का पता लगता है और आर्थिक परिणाम किससे पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब चौथा काम होता है परिणामों की व्याख्या करना, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों को वास्तविक सूचनाएं प्रदान करना भी है। ये सूचना अंतिम खातों में दिए गए समंकों के आधार पर प्रदान की जाती है और इनके परिणामों की व्याख्या करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, जो कि अनुपात विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक विवरण विश्लेषण करते हैं, मतलब 2 सालों की बैलेंस शीट को अपन तुलनात्मक रूप से बनाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल कितने % बढ़ी, पिछले साल परचेज कितनी थी, इस साल कितने % बढ़ी या घटी, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल कितना था, इस साल कितना था। तो वो सारी चीज क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस होती है और उन तकनीकों का प्रयोग करके हम उसके परिणामों की व्याख्या करते हैं कि कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ना नहीं चाहिए था। अब अगला टॉपिक आता है अपना बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मैंने बताया था कि जनरल से एंट्री करके लेजर पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस तक बनाने का सारा जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बुक कीपिंग के अंतर्गत आती है। बही खाता वित्तीय लेन देनों का लेखा पुस्तकों में लिखने की एक कला है। बही खाता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग को बही खाता। बही खाता वित्तीय लेन देनों को लेखापाल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दर्ज करने से संबंधित है। बही खाता के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है। वित्तीय लेन देनों को जनरल तथा सहायक पुस्तकों जैसे कि रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक इत्यादि में दर्ज करना। प्रविष्टियों को खाता बही में खतौनी करना यानी कि लेजर पोस्टिंग हो गया। और लेजर पोस्टिंग के बाद खातों का शेष निकालना एवं योग करना। बही खाते का कार्य एक यांत्रिक प्रकृति का है। यांत्रिक मतलब एक कंप्यूटर के तरीका है, एक ही टाइप का काम होता है, जिसके लिए कोई विशेष योग्यता या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल 11-12 पास वाले बंदे को भी अपन लेजर पोस्टिंग करवा सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। या किसी को भी एक 10 दिन की आप ट्रेनिंग देके बुक्स में रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। एक तरीके का लिपिक और लेखांकन द्वारा ही संपिक किया जाता है। क्लर्क या अकाउंटेंट है, वही उसके द्वारा ये काम किया जाता है। ये कार्य कंप्यूटर द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जो कि टेली वेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा आप इजीली इसको कर सकते हो। अब लेखांकन के कार्य की बात करें तो बही खाते का कार्य संपन्न होने के पास प्रारंभ होता है। देखो, तलपट बनाने तक का कार्य क्या था, बही खाते का कार्य था। असली अकाउंटिंग शुरू होती है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। नहीं, ट्रायल बैलेंस बना लेजर पोस्टिंग करने तक का काम क्या था, बही खाते तक का बुक कीपिंग था। अब असला काम शुरू होता है अकाउंटिंग का, बही खाता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, वो इसमें शामिल कर लिया इसको, इस वाले केस में। तो बही खाते कार्य संपन्न होने के बाद इसका काम प्रारंभ होता है। इसमें निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले आप बैलेंस निकाले, बैलेंस से आप क्या बनाओगे, तलपट, ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट एंट्री करोगे आप, जो कि आपने फाइनल अकाउंट्स में 11-12 में आपने पढ़ा होगा।
समायोजित प्रविष्टियां और अशुद्धियों की सुधार की प्रविष्टियां करेंगे। तलपट बनाने पे आपको पता लगेगी कि किसका बैलेंस कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो वो सारी चीज किससे करोगे, फिर आप अशुद्धियों की सुधार की प्रविष्टियां करोगे। उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स तैयार करोगे। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप तैयार करोगे। फिर उनके परिणामों की व्याख्या करोगे। फिर आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं के लेखांकन की सूचनाएं प्रदान करोगे। जिससे आप माल खरीदे हो वो आपका स्टेटमेंट मंगाएगा, आप उसके पास स्टेटमेंट भेजोगे कि तेरा खाता, तेरा बुक्स के हिसाब से कितना लेना बन रहा है, मेरी बुक्स के हिसाब से कितना लेना बन रहा है। उसको एक स्टेटमेंट, लेजर का स्टेटमेंट बना के भेजते हैं हम, अगर आपने देखा हो तो किसी सीए के वहां पे। तो वो सारी चीजें क्या होती है, बाह्य और आंतरिक उपयोगकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता तो ये हो गया कि इंटरनल, आपके जैसे व्यवसाय के अंदर जो काम कर रहे हैं, जैसे आपके कर्मचारी है तो आंतरिक उपयोगकर्ता हो गए। बाह्य व्यापार से बाहर वाले, जैसे अपन हो गए, कोई कंपनी है तो टाटा की कंपनी है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अपन को वो क्या है, अपनी स्टॉक एक्सचेंज में सारी चीजें बताता है। आपने शेयर मार्केट देखा होगा तो उसमें क्या है, उसकी बैलेंस शीट वो सब कुछ पोस्ट करना होता है। तो अपन क्या हो गए, उसके लिए टाटा कंपनी के लिए बाह्य उपयोगकर्ता हो गए, या उसके शेयर होल्डर्स हो गए बाहर वाले जो बस पैसा लगा के छोड़ दिए, उसको माल सप्लाई करने वाले हो गए। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिक हो गए, कंपनी के कर्मचारी हो गए। तो वो सारे लोग कौन हो गए, आंतरिक उपयोगकर्ता हो गए। तो उनको सबको क्या करते हैं, सूचना उपलब्ध करवाते हैं। अब थोड़ा सा बही खाता और लेखांकन में अंतर देख लेते हैं। आधार है बही खाता और लेखांकन। तो चरण क्या होता है, ये लेखांकन का प्रारंभिक चरण है बही खाता, लेखांकन ये लेखा करने का द्वितीय चरण है। वर्गीकरण की बात करें तो जनरल को सहायक बहियों में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि लेखांकन में कोई वर्गीकरण का काम नहीं होता। शेष निकालता, वर्ष के अंत में प्रत्येक खाते का एक बैलेंस निकाला जाता है। गणितीय शुद्धता जांच करने है तो इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। परिणाम क्या होता है, ये कार्य बही खाता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बताता, मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो आपका बही खाता नहीं बताता, आपका कौन बनाता है, लेखांकन बताता है। इसमें लाभ हानि खाता और चिट्ठा बना के आपके परिणाम की ज्ञात किया जाता है। अशुद्धि सुधार, इसमें अशुद्धियों का सुधार नहीं किया जाता लेजर पोस्टिंग में, लेकिन लेखांकन में क्या किया जाता है, आपका अशुद्धि, इसमें अशुद्धियों की सुधार की आवश्यकता होती है। ये एक नैतिक कार्य है, यानी कि एक डेली का कार्य है। नैतिक का मतलब होता है डेली, लिख लो, दैनिक कार्य है। और इसमें विशेष ज्ञान एवं अनुभव का कार्य है, और ये एक ईयर एंड का कार्य है। ईयर एंड, साल में एक बार। ठीक है, हरी बात समझ। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग एक वृहद शब्द है। लेखापाल प्राय पुस्तपालक के कार्य का पुनरीक्षण और मार्गदर्शन करता है। उसको उच्च श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए। पुस्तपालन का कार्य तो लिपिकीय प्रकृति का होता है, यानी बुक कीपिंग का कार्य तो क्या होता है, एक तरीके से क्लियरिकल वर्क है। लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए पूरे अकाउंट्स की। जबकि लेखापाल का कार्य लेखांकन प्रणाली का निर्माण करना। कौन सी आप अकाउंटिंग प्रणाली आप फॉलो करोगे बिजनेस के अनुसार, कई प्रकार की आप रिपोर्ट तैयार करोगे, परिणामों की उनकी व्याख्या करोगे कि प्रॉफिट आया तो क्यों आया, कितना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो था, कितना नेट प्रॉफिट रेशियो है, और उन संबंधित व्यक्तियों को सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि बही खाता लेखांकन प्रणाली का एक अंग है। जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहीं से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। मतलब पूरा अकाउंटिंग सिस्टम में है ना, बुक पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग एक इसका पार्ट है, एक अंग है। जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होगा, अकाउंटिंग का रोल शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये पूरी क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम है। अकाउंटिंग सिस्टम में बुक कीपिंग भी है और एक अकाउंटिंग भी है। बुक कीपिंग जहां खत्म होगी वहां अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रणाली है। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कोई बात नहीं, भी तो है।
अगला टॉपिक है अपना अकाउंटिंग की प्रणाली, यानी कि अकाउंटिंग किस किस तरीके से की जाती है, क्या क्या मेथड है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की निम्नलिखित प्रणालियां हैं जिसे व्यवसाय की प्रकृति, आकार, लागत, लाभ, कानूनी आवश्यकताएं, सूचनाओं की आवश्यकता आदि के अनुसार व्यवसाय द्वारा अपनाया जाता है। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वर्गीकरण उपार्जन के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्रूअल। एक होती है केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि जैसे किसी को नगद पेमेंट किया तो ही उसके बुक्स में एंट्री करना, अगर उधार किया तो उसकी बुक्स में एंट्री नहीं करना। आपने उधार माल खरीदा, उसकी बुक्स में एंट्री नहीं करोगे। जिस दिन उसको पेमेंट करोगे उस दिन उस माल के परचेज की एंट्री मानी जाएगी। किसी से पैसा आया उसी दिन हम मानेंगे कि वो सेल है, अदरवाइज पैसा नहीं आया तो उसको सेल नहीं मानेंगे। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक होती है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि व्यापारिक लेखा प्रणाली या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि उपार्जन लेखा प्रणाली भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उधार है ना उनका भी लेखा किया जाता है और नगद के साथ साथ उधार का भी लेखा किया जाता है। जैसे उधार माल खरीदा उसका लेखा किया जाता है। महीने के अंत में आपकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन आपको पेमेंट नहीं किया तो सैलरी का खर्चा उसी महीने में बुक कर दिया जाता है। समझ रहे बात को? तो उसे कहते हैं उपार्जन विधि। ड्यू के हिसाब से चलते हैं, ना कि केस पेमेंट और उसके हिसाब से। जैसे मंथ एंड हो गया तो मेरे मान लो ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ले रखी है, मंथ एंड होते बिल्डिंग का किराया ड्यू हो गया, तो अब मैं चाहे मान लो ऐसे 4 महीने निकाल दिया, मैंने उसका किराया पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा खर्चा नहीं हो रहा। खर्चा तो हो रहा है, अंत पंत देना तो है मकान मालिक को किराया, तो देना है। तो अकाउंट ये जो एक्रूअल सिस्टम है, मर्केंटाइल सिस्टम, जैसे जैसे महीना खत्म होता जाता है, किराया ड्यू होता जाता है, मैं उसको बुक्स में खर्चा बुक करता जाता हूँ। वो बात अलग है कि पेमेंट बाद में करूंगा। तो ये चीज क्या कहती है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि आप ड्यू के हिसाब से बुक्स में एंट्री करो, ना कि एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से। जबकि केस सिस्टम में क्या होगा, सपोज को 4 महीने तक मैंने कोई किराया नहीं चुकाया तो मैं अपनी बुक्स में भी कोई खर्चा बुक नहीं करूंगा। 4 महीने बाद मैंने जैसे एक साथ किराया चुकाया तो मैं उसकी एंट्री कर दूंगा। तो सबके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है, अलग अलग सिस्टम है। तो ये मैंने आपको समझा दी। तीसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ चीजें तो हम केस सिस्टम के अनुसार रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ एंट्रियां हम मर्केंटाइल सिस्टम के अनुसार रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या होगी, मिश्रित लेखा प्रणाली होगी। आ रहा है बात समझ? दूसरा है पूर्णता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीटनेस। पहली इकेरा लेखांकन प्रणाली यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही अकाउंट यूज में लिया जाता है। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में तो हर ट्रांजेक्शन से कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट ट्रांसफर वो इफेक्ट होते हैं। जैसे आपने नगद माल खरीदा तो कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो नगद होगा और दूसरा परचेज अकाउंट होगा। लेकिन इकेरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, ओनली एक ही अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, एक सिंगल अकाउंट में एंट्री करते हैं, दोनों अकाउंट में एंट्री करते हैं। जैसे माल खरीदा बस परचेज अकाउंट, उससे कोई मतलब नहीं कि आपने नगद खरीदा कि उधार खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। एक सिंगल अकाउंट होता है, इसे कहते हैं इकेरा लेखा प्रणाली। एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली जिसमें 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नगद माल खरीदा तो एक तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा परचेज अकाउंट प्रभावित होगा, उसे कहते हैं दोहरा लेखा। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। लेकिन इकेरा में डेबिट हो रही तो डेबिट ही डेबिट, क्रेडिट हो रही तो क्रेडिट ही क्रेडिट। उससे क्या होता है कि प्रॉपर आप शुद्धता की जांच नहीं कर सकते इकेरा में। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली एक ज्यादा वैज्ञानिक विधि। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पैलेस ऑफ ओरिजिन। पैलेस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अगर भारत की बात करें,